कॉफ़ी भी आ गई। अहरम उसे देखकर मुस्कुराया था। ज़्यादा मुझे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं माय डियरेस्ट हबी। आंखें बंद रखा करें आप। अहरम को काफ़ी थमाते वो कहने लगी, ओह कम ऑन, अब तुम्हें देखकर ही सुकून ना पाऊँ तो क्या करूँ। नाराज़ नाराज़ सा कहता वो मावा का हाथ भी थाम चुका था। यहाँ बैठो। वो अब मावा को नज़र भर के देख रहा था। मावा उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। मिस्टर हबी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अहरम सर झटक कर धीरे से हंस पड़ा था। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम कंफ्यूज होकर मुझसे ही खुद को छुपाने की कोशिश करो। मावा उसे शाकी नज़रों से देखने लगी। उसी के अंदाज में कहती मावा अब उसे देख रही थी। अहरम ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर बेल की आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला था। सामने खड़े अब्रम को उसने हैरत से देखा था। जबकि वो मावा पर एक नज़र डालकर लब भींचे अंदर आया। अहरम कहाँ है? दुपट्टा अपने गिर्द फैलाती वो भी अब्रम के पीछे ही थी। सो रहा है, आहिस्तगी से कहकर वो वहीं खड़ी थी। अब्रम खामोशी से अपार्टमेंट के लाउंज पर नज़र डाल रहा था। मावा के निखरे रूप को एक ही नज़र में देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी, उसका वजूद कौन से अंगारों पर जल रहा था, ये वही जानता था, या उसका खुदा। मैं अहरम को जगाती हूँ। उसे खामोश देखकर मावा तेजी से आगे बढ़ी। मैं खुद कर सकता हूँ ये काम। अब्रम की सर्द आवाज़ पर उसके चलते कदम रुके थे। अब्रम की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी उसने। मेरी बात का मान तो रख लेती। मावा ने उसकी तरफ देखा। जब अब्रम बेबसी से नजरें फेर गया, आग लगा दूंगा खुद को तुम्हारे सामने, या अपना वजूद फाड़ कर दिखा दूं मैं तुम्हें कि किस कदर जलन है, किस कदर कुर्बनाक है ये सब। वो फिर से कह रहा था, जबकि मावा ने लब भींच लिए। दिल की भड़ास बढ़ गई थी। ये शायद उस कुर्ब से कम ही हो अब्रम नौफल शाह, जब एक मर्द अपनी बीवी की पाक दामनी पर शक करके उसके मुंह पर तलाक का तमाचा मार दे। अब्रम ने चौंक कर उसे देखा तो उसे भी खबर हो गई थी। उसने गहरा सांस लेकर नजरें चुराई। मेरी बोली लग रही थी उस रात बस्ती में। मेरे जिस्म की नीलामी हो रही थी और उस बस्ती का हर मर्द मेरी बोली लगा रहा था, या यूं कहा जाए कि एक मर्द के सामने उसकी बीवी की बोली लग रही थी और वो मर्द चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था, क्योंकि कानों का कच्चा था वो मर्द। तभी आंखें बंद करके वो अपनी बीवी की बोली लगा गया। मावा का लहजा तल्ख हुआ। शट अप। अब्रम की आंखें सुर्ख हुई। कुर्ब में मैं भी था, वो चिल्लाया था। जबकि मावा ने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर अब्रम को, आवाज़ नीची रखो अपनी, सुनाई देता है मुझे, स्पाट लहजे में कहती वो सर झटक कर ओपन किचन की तरफ बढ़ी। अपने भाई से मिल के जाना। अब्रम कुछ देर उसकी पुश्त देखता रहा, जबकि वो खुद को किचन में मसरूफ़ दिखाने के लिए चीज़ें इधर उधर रखने लगी। अब्रम लब भींचे वहाँ से चला गया था। धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था वो। और बेडरूम में खड़ा अहरम अपने डूबते दिल को संभालते दर्द की शिद्दत को कम कर रहा था। वो सुन चुका था अब्रम की बातें। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा था और सामने लगे शीशे में अपनी नाक से सियाल मादे को बहता देख रहा था। बार बार ब्लीडिंग मौत का सबब भी बन सकती है। उसे डॉक्टर की कही बात याद आई थी। अहरम। मावा की आवाज़ पर चौंक कर वो मुड़ा, जिसकी आंखों में खौफ देखकर उसने लब भींच लिए। मावा, मैं बस। वॉश बेसन पर झुककर वो पानी के छींटे मारने लगा अब चेहरे पर, और फिर अचानक से सर थाम कर वो दीवार से लगा था। मावा ने आगे बढ़कर उसे थामा था। अहरम। उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर वो अहरम को देख रही थी। बंद करो आंखें, प्लीज अपनी आंखें बंद करो अहरम। उसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रख कर वो अहरम को गले से लगाए सरगोशी करने लगी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी अहरम, कभी भी कुछ नहीं। जबकि अहरम को खुद में सुकून सा फैलता महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले का खौफ जाहिल होने लगा था। तने आसाब अब नर्म पड़ रहे थे। मावा, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मावा ने उसे मजीद खुद में भींचा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ अहरम, तुम्हारे बेहद करीब। मावा की नर्म आवाज़ पर वो पुरसकून हो रहा था, जबकि मावा उसे खुद के होने का एहसास दिला रही थी। जबकि अहरम का वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। रूम में चलते हैं। उसका हाथ थामे मावा उसे उठने में मदद देने लगी। बेड पर लेटाकर मावा ने झुककर उसकी पेशानी पर लब रखे थे। कैसा फील कर रहे हो अहरम? बेटर। वो हल्का सा मुस्कुराया। मावा का हाथ उसने लबों से लगाया था। तो अहरम, तुम्हें रेस्ट करना है, बेड पर रहो अब तुम। मावा तेजी से कहते पीछे होने लगी, और इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, वो वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी। दरवाजे से पुश लगाकर उसने अपनी सांस बहाल की। मिसेज अहरम, आपके हस्बैंड को आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है।
वो जो रिस्क ले चुके हैं उससे उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। जिस कदर पॉसिबल है उनके पास रहें और उन्हें रिलैक्स रखने में हेल्प करें। डॉक्टर की कही बात उसे याद आई थी और आंसुओं का कतरा उसकी आंखों का कोना भिगो गया था। अहरम को कुछ होगा तो नहीं, उसकी कांपती आवाज़ में बेहद खौफ था और डॉक्टर खामोशी से उसे देख कर रह गए, जैसे कहना चाह रहे हों कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा था, जबकि बाहर खड़ा अहरम अपना सर थामे फिर से बेड पर बैठ चुका था। अपनी कनपटी सहलाता वो बेड क्राउन से टेक लगाए खुद को नॉर्मल करने लगा। ये क्या हरकत है अब्रम? अबरक जैसे ही क्लब आया तो अब्रम को प्राइवेट रूम में ड्रग लेते पाया। सुर्ख आंखों से अबरक को देखता वो फिर से उस पाउडर को सूंघने के लिए झुका था, जबकि अबरक ने आगे बढ़कर झटके से सारा पाउडर नीचे गिराया और खश्मी नज़रों से अब्रम को देखा था। क्या हरकत है अबरक? अब्रम घुराया। इंसान बनो अब्रम, खुद को ख़त्म करोगे क्या? अबरक भी घुर्राया था, जबकि अब्रम सोफे की पोस्ट से सर टिका गया। कुछ देर खामोशी की नज़र होने के बाद फिर आंखें खोलकर वो अबरक को देखने लगा। तुमने ही कहा था कि मुझे हारता हुआ देखना चाहते हो। लो मैं हार गया। आंखें नम हुई थी। मैंने गुस्से में कहा था वो, तुम दोस्त हो मेरे पागल इंसान। अबरक ताज्जुब से उसे देख कर बोला था, जबकि वो हंस पड़ा। बहुत बुरा हूँ मैं यार, बहुत बुरा। उसकी आवाज़ बेहद भारी और बोझल हो रही थी। जिनसे प्यार किया सब एक एक करके छीन लिए गए मुझसे। मेरे पेरेंट्स, फिर मावा, फिर मेरा बेटा और अब मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। जानते हो ना, जान बसती है मेरी अहरम में। सामना नहीं कर पा रहा मैं अपने ही भाई का। अपने ही भाई से भाग रहा हूँ मैं, अपने ही भाई से। वो कहते कहते रो पड़ा था। अबरक भी नम आंखों से लब भींचे अब्रम को देख रहा था। मानता हूँ कि मावा को उसके करीब देखकर जलन होती है, तुम्हें दर्द होता है, लेकिन यार वो भाई है मेरा। मैंने कभी बुरा नहीं चाहा उसका, और देखो ना मैं अपना हर खूबसूरत रिश्ता खो रहा हूँ। अहरम मेरा भाई तकलीफ़ में है। अबरक वो तकलीफ़ में है। वो रोते रोते हिचकियों में कह रहा था, मिस्टर अब्रम, आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है। यही कहूँगा कि उनका ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल। डॉक्टर की बात बार बार उसके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरस रही थी। अबरक ने उठकर अब्रम को गले लगाया था। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था कि अहरम ठीक भी हो सकता है अगर हमारी तवज्जो मिलती रहे उसे। और देख लेना, अहरम को कुछ नहीं होगा। मैं सब खो चुका हूँ अबरक, अपने सारे रिश्ते खो चुका हूँ। अहरम को नहीं खो सकता यार। उसे कहो कि अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म ना करे। ये भाई मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। वो रो रहा था, आंखों को बार बार हथेलियों से मसलता। वो रोते हुए बच्चों की तरह लग रहा था और अबरक उसे खुद से लगाए उसे संभालने की कोशिश कर रहा था कि उसका ये दोस्त अब्रम कब खुश हो रहा है। उसकी पूरी जिंदगी तो पछतावों और दुखों की नज़र हो गई। वो अपने से जुड़े हर रिश्ते के लिए रोज़ जीता और रोज़ मरता है। सो मिस्टर अहरम नौफल शाह, आपकी ख्वाहिश। पिज़्ज़ा का स्लाइस लेती वो शरारती नज़रों से अहरम को देख रही थी। तुम? अहरम उसे नज़रों के हिसार में लिए बोला था। पिज़्ज़ा खाती वो पुरसोच नज़रों से अहरम को देख रही थी। पहली मोहब्बत तुम, और अब भी मावा को नज़रों की हिसार में लिए हुआ था वो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो अहरम। उसकी नज़रों के हिसार में मावा को अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई थी। अब मैंने क्या कर दिया? बेल की आवाज़ पर दोनों चौंके थे। मावा ने गहरा सांस लिया। अब्रम ही होगा, और कौन हो सकता है ये सोचकर वो खुद को तसल्ली देती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मैं देखती हूँ। दरवाजे तक पहुँचते वो खुद में काफ़ी हिम्मत मुजतमय कर चुकी थी। ये नहीं कि वो अब्रम से डरती थी, उसे अब्रम की बेबस सवालिया नज़रें परेशान कर देती थी हमेशा। गहरा सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोला था, लेकिन सामने कशमाला और जायान आलम को देखकर वो चौंकी थी। अरे अंकल आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आइए। मावा मुस्कुराकर उन्हें रास्ता देती साइड पर हो गई थी। अहरम भी उठकर वहीं आ चुका था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कशमाला ने उसके गाल पर हाथ रखते सिसकी भरी थी। दायान आलम की भी कैफियत उनसे कम नहीं थी। फीकी आंखों से वो मावा को देख रहे थे। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आंटी क्या हुआ है, बताइए ना प्लीज़। मावा ने घबरा कर पहले अहरम को और फिर उन दोनों को देख कर कहा। मावा के सवाल पर कशमाला के रोने में इजाफा हुआ था, जबकि मावा घबरा कर ज़यान आलम को देखने लगी। वो भी रो रहे थे। क्या हुआ है, कुछ बताइए ना प्लीज़। घबरा कर मावा अपने दिल पर हाथ रख चुकी थी कि उसे घबराहट में अपनी सांस उखड़ती महसूस हो रही थी। क्या हुआ है अंकल आंटी? अब के अहरम भी पूछने लगा था। कशमाला ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर मावा को। असल मावा बिदक कर पीछे हटी थी।
उसे कुछ दिन पहले वाली वो औरत याद आई थी, स्याह चादर में लिपटी। वो उसे असल कह रही थी। और आज कशमाला और ज़ायान आलम। ज़ायान देखिए ना, हम अपनी असल को पहचानने में चूक कैसे गए। ये तो मुकम्मल आपका परतव है, आपके जैसी ही तो दिखती है। हम अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान पाए। हमारी बेटी, हमारी असल तो हमारे सामने ही थी, कशमाला रोते हुए ज़ायान से कह रही थी। और मावा हैरत से उन्हें देख रही थी। अजीब डर सा था उन आंखों में। हाँ, हम पहचान ही नहीं पाए, ज़ायान भी कहने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे, जबकि मावा धड़कते दिल के साथ अहरम के करीब जा खड़ी हुई थी। आंखों में खौफ लिए वो उन दोनों को देख रही थी। छोटी सी गुड़िया थी तुम हमारी, हमारी छोटी सी असल, और फिर हमसे खो गई। ज़ायान कहते कहते चुप हो गए। कशमाला कहने लगी, हमने बहुत ढूंढा अपनी छोटी सी असल को, नहीं ढूंढ पाए आपको हम। और आज, ज़ायान आलम कहते कहते चुप हो गए थे कि आंसू आंखों से रवां हो चुके थे, जबकि मावा भीगी आंखों से उन्हें देख और सुन रही थी। उसके हाथ की गिरफ्त अहरम के बाजू पर सख्त तर हो रही थी। हमारी असल बड़ी होकर हमारे ही बीच वापस लौट आई, हमारे बीच रहने लगी, और हम पहचान नहीं पाए कि मावा ही तो हमारी वही छोटी सी असल है। कशमाला कह रही थी और मावा की भीगी आंखों में हैरानी बढ़ रही थी। वो तो भिखारन थी, वो तो उस पसमानदा बस्ती की बेटी थी। वो तो खुद को उस झोंपड़ी की भिखारन समझती थी, लेकिन वो तो कोई और थी। सामने खड़ी दो हस्तियां उसके माँ बाप थे। तो वो कौन थे? वही जो उसकी परवरिश करते रहे, जो उसे भीख मांगने की नसीहतें करते थे, वो जो उस झुलसती आग में जल गए। वो कौन थे? तो ये तय हुआ कि वो मावा उन दोनों की असल थी। वो भिखारन नहीं थी, वो शहजादी थी, वो भिखारन बना दी गई थी। तो ये तय हुआ कि वो घर रखती थी, वो माँ बाप रखती थी जो उसे जन्म देकर भूल गए थे, या उनसे वो खो गई थी। और फिर वो रो पड़ी, बेसाख्ता, बेतहाशा। अहरम, वो शहादत की उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करती अहरम को देखने लगी। जुबान साथ नहीं दे रही थी, आवाज़ बंद हो रही थी। ये अहरम जब जुबान साथ ना दे पाई तो फिर से रोने लगी। वो फूट फूट कर रोती वो उन दोनों को देख रही थी, जबकि अहरम ने नरमी से उसे थामा हुआ था कि उसका वजूद बेजान सा हो रहा था उस वक्त। असल तुम हमारी बेटी हो, हमारी प्यारी बेटी, कशमाला कह रही थी, और वो हसरत से उन्हें देखती रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। हम वो बदनसीब माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के लिए तरसते रहे, साल हा साल अपनी बेटी की जुदाई में तड़पे हैं। ज़ायान आलम का गला रूंधा था। मावा सर थाम कर उन्हें देखती रही और फिर तेजी से बेडरूम की तरफ भागी थी। मावा, अहरम की आवाज़ को अनसुनी कर गई थी वो। दरवाज़ा बंद करके वो उसी दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठती चली गई। उसकी पहचान क्या है? वो कौन है? मावा, असल, कौन? वो कौन सी दुनिया की है? इसी दुनिया की, उन दोनों की ही बेटी, या दूसरी दुनिया की, भिखारियों की बस्ती की? क्या हकीकत है? क्या ये हकीकत है, या फिर से कोई नया झूठ, नया धोखा, नया इम्तहान? क्या है? वो सर थाम कर देर तक वहीं बैठी रही। असल, दरवाजे के करीब उसे कशमाला की आवाज़ सुनाई दी तो वो सांस रोक गई। दरवाज़ा खोलो बेटा, अपनी इस माँ पर रहम खाकर दरवाज़ा खोल दो। अपनी चीखों का गला घोंटने के लिए उसने मुंह पर हाथ रख लिया था, तुम्हें अपनी आगोश में भरने के लिए। एक माँ सालों से तो तरस रही है मेरी बच्ची, दरवाज़ा खोल दो। अपनी सांसें नॉर्मल करती वो दरवाजे पर सर टेक गई। अपनी माँ को अपने दुख नहीं बताओगी? देखो कब से मुंतज़िर हूँ तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हारी बात, तुम्हारी हर छोटी बड़ी शिकायत सुनने के लिए, मेरी बच्ची, मेरी असल। कशमाला अब अहरम को देखने लगी थी। अहरम परेशान सा दरवाजे के करीब आया था। मावा, तुम ठीक तो हो? फिर भी खामोशी छाई रही। कशमाला ने फिर से दरवाजे पर हाथ रखा था। असल, अपनी माँ से नाराज़ हो बेटा, नाराज़गी ख़त्म कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और भीगी सुर्ख होती आंखों से मावा सामने खड़ी थी। असल, कशमाला मुस्कुराई थी, ममता भरी मुस्कुराहट। मेरा नाम मावा है और मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं अब आप दोनों को नहीं जानती। उसका लहजा स्पार्ट था और आंखें सर्द थीं। कशमाला हैरत से मावा को देख रही थी। ज़ायान भी पीछे खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। आप दोनों जाएं यहाँ से, नींद आ रही है मुझे, मैं सोना चाहती हूँ और सोते वक्त शोर नहीं पसंद मुझे। अपनी बात सर्द और स्पार्ट लहजे में कहकर उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया था। कशमाला ने अहरम की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गया। वो ज़ायान को देखने लगी।
तो वो भी लब भींचे उनकी तरफ बढ़े। चलते हैं। नहीं ज़ायान, असल हमारी बेटी है, मैं मना लूँगी उसे, बस नाराज़ है हमसे। अपनी माँ से नाराज़गी तो होती ही है ना, बेटी जो हुई। मैं मना लूँगी उसे, सोकर उठ जाए वो। लेकिन ज़ायान नफ़ी में सर हिलाते उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। आंटी, अंकल प्लीज़ बैठिए आप। मावा शौक में है अभी। अहरम तेज़ी से आगे बढ़ा था। उसे बुरा लग रहा था उनका यूं मायूस होकर जाना। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर कभी बात कर लेंगे। ज़ायान मुस्कुराकर कहते हुए कशमाला को वहाँ से लेकर बाहर निकले थे, जबकि अहरम बेडरूम के दरवाजे को देखने लगा। और 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलती मावा बाहर निकली। चले गए। इधर उधर देखती वो आगे बढ़ी। मुझे भूख लगी है, आओ अहरम तुम भी। अहरम खामोशी से उसकी हरकतें देख रहा था। ओह, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, मैं गर्म कर देती हूँ। ये कहती वो पिज़्ज़ा अवन में रखने लगी। जल्दी आओ अहरम। वो अहरम को देखने से कतरा रही थी। अहरम छोटे छोटे कदम रखता किचन में आया। वो जानता था कि मावा रोना चाहती है, उसे कंधे की ज़रूरत है, दिल की भड़ास निकालना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। तभी उसके करीब जाकर उसने पीछे से मावा को अपने साथ लगाया था और अहरम का मोहब्बत भरा लम्स मिलते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी। चीख चीख कर रोती वो दिल की भड़ास निकाल रही थी और अहरम ने भी उसे रोने दिया था। कीमती मता की तरह वो उसे अपने बाजुओं में भरे थामे हुए खड़ा था। आंखें क्यों रेड हो रही हैं तुम्हारी अब्रम? काफी देर खामोश बैठे रहे थे दोनों भाई। एक अगर नजरें चुरा रहा था तो दूसरा भाई मुस्कुराकर अपने बड़े भाई को गौर से देख रहा था। अब्रम चौंका था, तेजी से अपनी उंगलियों से आंखें सहलाने लगा। नहीं तो ड्रग्स लेना सलूशन लगता है तुम्हें हर प्रॉब्लम का? वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जबकि अब्रम अपनी कनपटी सहलाता इधर उधर देखने लगा। बस थोड़ी सी वो नहीं। अपनी बात कहकर वो गला खंकारता अब अपने भाई को देख रहा था, जो मुस्कुरा तो रहा था लेकिन आंखों के नीचे हल्के वाजे थे। आंसुओं का गला घोंटना ही था उसे। तभी अपना मोबाइल देखने लगा। मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट ऑर्डर की है, सेम कलर की, हम दोनों की, कल शाम तक आ जाएगी। थैंक यू। अब्रम ने मोबाइल उसके सामने किया। वाह, ये तो फेवरेट कलर था मॉम का। हमारी मोस्टली शर्ट्स इसी कलर में लेकर आती थी मम्मा। अहरम ने मुस्कुराते हुए पुरानी बातें याद की तो अब्रम भी कंधे उचका गया। मॉम तो डैड के लिए भी लाया करती थी। हाँ। मोबाइल साइड पर रखकर वो फिर से दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर कंफ्यूज नजर आने लगा। अब्रम। अहरम के पुकारने पर वो बिना उसे देखे तेजी से आगे बढ़कर उसके गले लगा था। सिसकी भरता उसके आंसू बहाने लगा वो। अहरम भी उसे बाजुओं के हिसार में ले चुका था। देर तक दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे हल्की आवाज में रो रहे थे। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे मेरे भाई, अब्रम रोते हुए कह रहा था। और अहरम जानता था कि कुछ भी हो दुनिया वालों के लिए, लेकिन अपने भाई के लिए वो ढाल है। वो सगे रिश्तों में सच्चा है हमेशा। मुझे माफ़ कर दो मेरी कोताहियों के लिए, मेरी किसी भी बात के लिए जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हुई हो अहरम। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। अहरम ने उससे अलग होकर भीगी आंखों से उसे देखा था, जो सुर्ख भीगी आंखों में मोहब्बत और हसरत लिए अपने भाई को देख रहा था। अहरम सर झटक कर उसका हाथ थाम कर उसे देखने लगा। मुझसे प्रॉमिस करो अब्रम। वो कुछ देर रुका था। अब्रम की सवालिया नज़रें उस पर थी। मावा का ख्याल रखोगे? मैं अब्रम, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे बाद मावा का ख्याल रखोगे? वादा करो। अहरम की बात मुकम्मल होने से पहले ही अब्रम उसके लबों पर हाथ रख चुका था। बकवास बंद करो अहरम, बकवास बंद करो। इज़ दैट क्लियर? वो तकरीबन चिल्लाया था, लेकिन उसके गुस्से में अपने भाई के लिए मोहब्बत थी। मावा अमानत है मेरे पास। वादा करता हूँ अब्रम, अपनी आखिरी सांस तक उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम भी वादा करो, मेरे बाद उसे तन्हा नहीं छोड़ोगे। वो फिर से कह रहा था, जबकि अब्रम लब भींचे उसे चुप होने को कह रहा था। चुप रहो अहरम, खामोश रहो, चुप हो जाओ प्लीज, बस। वो आखिर में एकदम से चिल्लाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इम्तहान मत लो मेरा अहरम, अपने से जुड़े रिश्तों से मैं कभी भी कुछ नहीं सुनना चाहता इस तरह का। इज़ दैट क्लियर अहरम? अपनी बात गुस्से में कहकर वो जाने लगा था। तुम दोनों के बीच मैं आया हूँ अब्रम, और मुझे वापस जाना है। मैं जाऊंगा ही तो तुम और मावा। अहरम के अल्फाज ने उसके कदम रोक लिए थे। वो तेजी से मुड़ा। अहरम। अब्रम की धार ने उसके बाकी अल्फाज रोक लिए थे उसके मुंह में ही। वो खश्मी निगाहों से अहरम को देख रहा था। तुम भाई हो मेरे भाई हो अहरम। अपने लिए मौत की बात करके तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, जानते हो तुम?
کیا کہہ رہے ہو تم؟ احرم کو اپنی کنپٹی سہلاتا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ احرم، درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرم نے تیزی سے اسے بازوؤں میں بھرا۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، بے حد محبت۔ وہ مغرور تھا، زیرک تھا، کچھ لوگوں کے لیے بدتمیز بزنس مین تھا، مگر احرم کے لیے وہ بھائی تھا، ایک باپ تھا۔ اس کے ناک سے خون نکلتا دیکھ وہ اسے فوراً سے بیشتر اٹھا چکا تھا، کسی قیمتی متاع کی طرح۔ اپنے بھائی کو خود میں بھینچے وہ اپارٹمنٹ سے نکلا تھا، پورے کمرے کا ایک ہی نظر میں جائزہ لیتی۔ وہ اب ہاسپٹل بیڈ پر پڑے اس بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل تھا، جس کے ایک کونے میں بنے کمرے میں وہ تھی۔ ماوا کے چہرے پر تمسخر تھا، آنکھوں میں نفرت تھی۔ غزل زیان عالم، ویسے سنا ہے نام چھین چکے ہیں وہ لوگ اپنا تم سے۔ لہجہ بھی تمسخر لیے ہوئے تھا کہ کیوں آئی ہو یہاں؟ بمشکل بولتی غزل آنکھوں میں نفرت اور حقارت لیے ماوا کو دیکھ رہی تھی۔ بہت ضروری بات بتانے آئی تھی، سوچا تمہیں بھی بتا دوں، آخر کو چھوٹا سا رشتہ تو بنتا ہی ہے نا تم سے۔ ماوا دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لیے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ احرم اور ابرم میں سے کس کی ہوئی تم؟ بازی کون پلٹ گیا، یہی بتانا ہوگا۔ غزل اس حالت میں بھی اپنی نفرت کا اظہار کرنے سے نہیں کترا رہی تھی۔ ماوا لب بھینچے سر نفی میں ہلا گئی۔ اس کے قریب جھک کر وہ غزل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے زیان عالم اور کشمالہ زیان کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے۔ تم سے رشتہ توڑ کر وہ لوگ اب نئی بیٹی سے رشتہ جوڑنے لگے ہیں۔ اصل؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، جبکہ ماوا گہرا مسکرائی تھی۔ لیکن میں بہت بد نصیب ہوں، تم جیسی بہن کسی دشمن کو بھی نہ دے رب۔ اور میں کتنی بد نصیب ہوں، مجھے تمہیں اپنی بہن مانتے ہوئے بھی تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ اور میں کتنی بد نصیب ہوں، مجھے تمہیں اپنی بہن مانتے ہوئے بھی تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ ماوا کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ ماوا؟ غزل حیرت سے ماوا کو دیکھ رہی تھی۔ ماوا نہیں، اصل زیان عالم۔ لیکن تم سے نفرت مجھے اب بھی ہے، بے حد نفرت۔ اچھا ہے، میرے باپ کے گھر میں تم مجھے نہیں ملو گی بار بار۔ وہ اپنی بات کہہ کر سیدھی ہو چکی تھی۔ یہ گھر زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مڑی تھی۔ غزل کا پورا وجود سلگ اٹھا تھا۔ تبھی اس کی آواز بلند ہوئی، تمہارے بیٹے کو میں نے قتل کروایا تھا۔ ماوا کے قدم رکے تھے۔ وہ مڑ کر بے یقینی سے غزل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر تمسخر تھا۔ تمہارے اور ابرم کے بیچ غلط فہمی ڈالنے والی بھی میں ہی ہوں۔ ماوا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ تمہاری وہ تصویریں جو کبھی تم نے بنوائی ہی نہیں تھی، جس میں تم نیم اریاں ہو کر دوسرے مرد کی باہوں میں تھی، میں نے بنوائی تھی وہ سب۔ اور بے وقوف ابرم اتنا زیرک ہو کر بھی وہ غلط اور صحیح کی پہچان نہ کر سکا۔ ماوا لڑکھڑائی تھی، بھیگی بے یقین آنکھیں غزل پر تھیں۔ ابرم کے بعد تم احرم کی زندگی میں آئی تو احرم کو تم سے چھین لیا۔ تمہارا بیڈ، تمہارا ڈریس، تمہارا شوہر، سب شیئر کر کے پرسکون ہو گئی میں۔ کیسے نہ ہوتی، میری چیز میری ہے، اس پر اپنا نام لکھنا میں ضروری سمجھتی ہوں، تبھی تو۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ماوا چیختی ہوئی اس کے سر پر آئی۔ غزل کا گلا دباتے ہوئے وہ چیخ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، جبکہ غزل کی گردن پر اس کے دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مار ڈالوں گی میں تمہیں، ڈائن ہو تم، ناگن ہو تم، میرا بیٹا کھا گئی تم، میرا گھر برباد کر دیا، مجھے برباد کر دیا، مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ ماوا تمہیں برباد کر دیا میں نے، تمہیں نابود کر دیا میں نے۔ ماوا کچھ نہیں رہی اب، وہ ہنستے ہوئے چیخ رہی تھی، جبکہ ماوا بے جان سی وہیں گری تھی۔ سرخ آنکھیں لیے وہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں مٹی تلے پاس پاس ساتھ ساتھ سو رہے تھے، علی ابرم شاہ اور احرم نوفل شاہ۔ وہ بکھری بکھری سی ماوا ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھی باری باری مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ منحوس، کلموہی، سیاہ بخت، بھکارن، بدذات اور ان جیسے بہت سے القابات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ چادر سر سے سرک کر کندھے کے ایک طرف پڑی تھی۔ آنکھیں ویران اور سرخ تھیں، لیکن بے تاثر، کوئی احساس نہیں تھا ان میں۔ وعدہ کرو ماوا، مجھے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گی۔ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ احرم کے الفاظ یاد آئے تھے اسے، لیکن ماوا کو مسکراہٹ کہاں راس آتی ہے کبھی، اسے خوشیاں کب راس آتی ہیں؟ جس سے محبت کی ماوا نے وہی چھن گیا اس سے۔ ابرم، علی، احرم، ہر معتبر رشتہ جو اس کی زندگی میں آیا ویسے ہی چھین بھی لیا گیا۔ تو دائمی خوشیاں کہاں تھیں اس کی؟ وہ پیدا ہی سیاہ بخت ہوئی تھی کیا؟ یا اسے سیاہ بخت بنا دیا گیا تھا؟
असल खुरदरी आवाज़ उसकी पुश्त पर उभरी, लेकिन वो खामोश रही। मावा। हिचकिचाहट होती थी और फिर उसने मावा पुकारा था। स्याह बख्त है मेरा नाम। उसके लब हिले थे और स्याह चादर में लिपटा वो वजूद उसके सामने आ बैठा। भीगी आंखों से वो अपनी बेटी को देख रही थी, जिसके नसीब उसकी वजह से स्याह हुए थे। वही वजह बनी थी अपनी ही बेटी की स्याह बख्ती के लिए। मैं मावा नहीं हूँ, मैं असल नहीं हूँ, मैं स्याह बख्त, वो फिर से कह रही थी और दरफ्शां रो पड़ी थी। उसकी बेटी बेवगी की चादर ओढ़े उसके सामने बैठी थी। अपनी बेटी का सब छीनने वाली वो खुद ही तो थी। तुम नहीं हो स्याह बख्त, मैं हूँ मेरी बच्ची। मैं वो बदबख्त माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को, अपने ही वजूद के हिस्से को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। बस बस कर दें आप, चुप कर जाओ सब, चुप रहो सबके सब। वो हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी थी। छोड़ दो सब मेरा पीछा, चुप कर जाओ। मर गई है मावा, मर चुकी है मावा, बस कर दो। वो चीखती हुई वहाँ से उठकर पागलों की तरह भागने लगी थी। लड़खड़ाते कदमों, कानों पर हाथ रखे वो कब्रिस्तान में भाग रही थी। वो कोई ऊंचाई थी जहाँ से वो कूदना चाह रही थी। नीचे देखने पर आंखों के सामने तारीकी सी छा गई, गहरी खाई और कारा पानी। डैम इट मावा, अबरम चिल्लाया था, लेकिन वो अनसुनी कर गई थी। खुद में हिम्मत मुजतमे करती वो बेहद ऊंचाई से उस गहरी खाई को देख रही थी। उसका दिमाग उसे आमादा कर रहा था कि वो खुद को यहाँ से फेंक दे और फिर सकूत होगा, सकून होगा हर तरफ। लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम और आगे बढ़ाती, उसकी कलाई पकड़कर अबरम उसे अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो मावा, अबरम चिल्लाया था। मरना चाहती हूँ, मैं मरूंगी तो सबके लिए जिंदगी रह जाएगी, वरना एक एक करके सब मर जाएंगे। लीव मी। वो आंखों में खौफ लिए चिल्ला रही थी। पागलपन मत करो मावा, चलो यहाँ से। अबरम उसे खींचता अपने साथ ले जाने लगा, जबकि वो कमज़ोर सी लड़की उस मजबूत जिस्म के मालिक शख्स के सामने कुछ भी ना थी। तभी खींचती चली गई और जब कोई एहतजाज काम ना आया तो वो रोने लगी, फूट फूट कर रोती। वो वहीं नीचे बैठने लगी। अबरम भी रुक कर उसे देखने लगा। गहरा सांस लेता वो भी वहीं बैठ चुका था। अली चला गया, अहरम चला गया, मेरे 2 प्यारे रिश्ते मुझसे मुंह मोड़ गए। गायब दमागी की हालत में वो कह रही थी, अबरम क्या वाकई मैं स्याह बख्त हूँ, जिसकी ज़िंदगी में मैं जाती हूँ, अपनी स्याही से उसे स्याह कर देती हूँ। सारे रिश्ते मुझसे छिन गए हैं, रिश्ते तो मुझसे भी छिन गए हैं मावा। पेरेंट्स, तुम, बेटा और अब भाई। बात करते करते अबरम की आखिर में आवाज़ रूंधी थी। तो क्या मैं भी स्याह बख्त बोल दूँ खुद को? अचानक से मावा ने हंसना शुरू कर दिया। अबरम लब भींचे उसे देख रहा था। अबरम, हम फिर भी जिंदा हैं। हमारी स्याह बख्ती तो देखो कि ज़मीन का टुकड़ा भी हमें अपने आगोश में भरने से इनकारी है। वो हंसे जा रही थी और फिर रोना शुरू कर दिया था उसने। हाय कितनी स्याह बख्त हूँ मैं, मनहूस हूँ मैं, कलमुही, भिकारन। अपना माथा पीटते खुद को कोसने दे रही थी वो, जब अचानक अबरम ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे रोका। स्टॉप इट मावा, जस्ट स्टॉप इट। वो तकरीबन चिल्लाया था, जबकि मावा रुककर उसे भीगी आंखों से देखने लगी। तुम भी मर जाओगे अबरम, वो सवाल कर रही थी और अबरम ने लब भींचकर उसके हाथ नरमी से छोड़े थे। मावा खिसक के अचानक पीछे हुई। मुझ पर एतबार करोगे तो मर जाओगे, मुझ पर रहम खाओगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम नाबूद हो जाओगे, सब नाबूद हो जाएंगे। वो अब दोनों टांगों पर हाथ रखे, चेहरा उनमें छुपाए फूट फूट कर रो रही थी, जबकि अबरम बेबसी से उसे देख रहा था। अहरम, हाँ वो अहरम ही तो था जो अली का हाथ थामे कहीं जा रहा था। फूलों की उस वादी में, नीले आसमान के नीचे, महकी हवा में सांस लेती वो उन दोनों को देख रही थी। अली, अहरम, उसने पुकारा था और उनके चलते कदम रुके थे। वो दोनों मुड़े थे और मुस्कुराती नज़रों से मावा को देख रहे थे। माम, माम। अली हंसता खिलखिलाता भागता हुआ उसके करीब आया था और मावा के गले लगा था। माम की जान। मावा भी खिलखिलाई थी और अब वो अहरम को देख रही थी जो बेहद मोहब्बत से मावा को देख रहा था। अहरम, वो कितना हसीन लग रहा था, बेतहाशा हसीन। मावा उसे देखे गई, पलकें झुका के उसने फिर से उठाई थी। तब अहरम ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की थी। वो बेहद दिलकश फूलों का बुके था। ये तुम्हारे लिए है मावा, इनका बेहद ख्याल रखना, ये तोहफा है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मावा ने वो खूबसूरत थाम लिया था बुके और वो दोनों अब जा रहे थे। अहरम और अली जा रहे थे और मावा को ऐसे लग रहा था जैसे वो फिर से बेजान हो रही है। अहरम, अली, उसने सिसकी भरी थी लेकिन वो अनसुनी कर गए।
उखड़ी सांसों के बीच वो उठ बैठी थी। वो अपने बेड पर थी, गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे मतली सी महसूस हुई थी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। वॉमिटिंग करके वो सीधी हुई और अपने करीब खड़ी कशमाला को देख वो डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। असल बेटा क्या हुआ? हाथ बढ़ाकर उन्होंने मावा के बाल संवारने चाहे, लेकिन मावा ने उनके हाथ को झटक दिया था। मेरा नाम मावा है। कशमाला लब काटती उसे देखे गई, जबकि मावा सर झटक कर वॉशरूम से बाहर निकली थी और फिर से बेड पर आकर लेट गई। कशमाला उसकी पुश्त को नम आंखों से देखती रही। मावा बेटा, क्या अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी? मावा ने लेटे लेटे ही अपने लब भींच लिए थे। हाथ बढ़ाकर लैंप भी ऑफ कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि वो जा सकती हैं अब यहाँ से। कशमाला लब काटती कमरे से निकल गई थी, जबकि मावा बेड पर लेटी अपने ख्वाब का सोच रही थी। वो अहरम और अली को एक साथ देख चुकी थी ख्वाब में, और वो फूलों का खूबसूरत बुके। वो देर तक सोचे गई, जब तक कि नींद की देवी उस पर मेहरबान ना हो गई।